नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देश किसका? न्यूज़ तक पर लोकसभा चुनाव को लेकर हम हर रोज़ एक विशेष कवरेज कर रहे हैं, देश किसका। तो आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले उनकी लिस्ट कल तक वो चुनाव आयोग को सौंप दे और चुनाव आयोग 15 मार्च को शाम 5 बजे तक ये लिस्ट सार्वजनिक करे। ये जो लिस्ट है ये दो हिस्सों में आएगी। एक लिस्ट होगी कि चुनावी बॉन्ड जो 2018 से बिक रहा है, लेकिन ये जो जानकारी मिलनी है ये अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक किस व्यक्ति या किस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदा और इस अवधि में किस राजनीतिक पार्टी ने इन बॉन्ड को भुनाया। लेकिन अभी भी हमें ये जानकारी नहीं मिलेगी कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने किस पार्टी को बॉन्ड दिया। ये दोबारा सुन लीजिए मैं जो बात कह रहा हूँ। दो लिस्ट आएगी, एक आएगी वो अलग लिस्ट होगी कि जो खरीदने वाले बॉन्ड हैं उनकी लिस्ट आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि फला व्यक्ति ने या फला कंपनी ने चुनावी बॉन्ड इस तारीख को इतने पैसे का खरीदा। और एक दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें राजनीतिक पार्टियों के नाम होंगे कि फला पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को, तृणमूल कांग्रेस को इतने इतने रुपये के बॉन्ड मिले, लेकिन वो बॉन्ड किसने दिए ये हमें पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी आपके पास है उसको मिलाने के लिए तो हमने कभी कहा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगी थी वो ये थी स्टेट बैंक की तरफ से कि ये जो दोनों लिस्ट अलग अलग है इनको मिलाने के लिए हमको 30 जून तक का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो समय देने से मना कर दिया और कहा कि जो भी जानकारी उपलब्ध है वो कल तक आप साझा कीजिए और चुनाव आयोग शुक्रवार तक यानी 15 मार्च तक इसको सार्वजनिक करेगा। इस बारे में बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। तो विजय जी, ये बताइए कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि भाई इससे तो बीजेपी को एक तरह से राहत मिल गई क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है कि किस मतलब कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या मतलब, ये राहत तो वैसे सब पार्टियों के लिए, क्या भाजपा क्या कांग्रेस, पर जो वोटर है उसको तो एक तरह से नुकसान होगा। उसको ये नहीं पता पड़ पाएगा कि किसने किसको चंदा दिया और कितना दिया। देखिए, जहां तक राहत की बात है, मुझे लगता है कि आधी राहत है, लेकिन आधा मसला थोड़ा फंसा हुआ है। दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर को यह जानने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम के तहत भी, राइट टू एक्सप्रेशन के माध्यम से भी, कि जिस कंपनी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उस वोट पार्टी को आखिर कॉर्पोरेट जगत में कौन सा कॉर्पोरेट का जगत की कंपनियां हैं जो चंदा देती हैं, कितना चंदा देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उससे तो बिल्कुल साफ है, ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग सूचियां होंगी और हमारे पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं होगी। हम सबको मालूम है कि करीब 12,000 करोड़ रुपया जब से ये चुनावी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्कीम शुरू हुई है तब से इसके तहत मिला है। हम सबको पता है कि 6,500 करोड़ बीजेपी को मिला है, 1,100 करोड़ कांग्रेस को मिला है, 1,000 करोड़ टीएमसी को मिला है। तो हमें अतिरिक्त जानकारी क्या मिल पाएगी? हमें ये, आपने बिल्कुल सही कहा कि ए कंपनी ने बॉन्ड खरीदा, ये हमें पता लग जाएगा। कब खरीदा पता लग जाएगा, कितने का खरीदा पता लग जाएगा। हमें यह भी पता लग जाएगा कि बी कंपनी ने, जो बी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कौन सा बॉन्ड उसको हासिल हुआ, कब उसने बैंक में जमा कराया और वो कितने का था। लेकिन ए कंपनी का बॉन्ड संख्या 110 क्या बी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में गया, ये हमें पता नहीं लगेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें एक पेच भी है। क्या ये जो मिलान का काम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एसबीआई ने कहा था 30 जून तक का समय लेंगे, जो काम समय नहीं दिया, क्या चुनाव आयोग को 12 तारीख की शाम को जब सूची मिल जाएगी दो अलग अलग, तो क्या चुनाव आयोग दोनों सूचियां हूबहू वेबसाइट पर जारी कर देगा या दोनों सूचियों का मिलान का काम करेगा चुनाव आयोग, पारदर्शिता लाने के लिए? मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें शायद चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं वो पारदर्शिता लाने के तहत 4 दिन उसके पास है, 3 दिन, 2.5 दिन मिलान का काम कर दे। दूसरा, मिलिंद जी, एक खास बात है कि हमें यह पता लग जाएगा पहली बार कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये तो पता लग जाएगा। उसमें शेल कंपनियां कितनी हैं ये पता लग जाएगा, विदेशी कंपनियां हैं या नहीं पता लग जाएगा, और यह भी पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनकी कमाई अठन्नी थी लेकिन चंदा रुपया दे दिया।
ये भी पता लग जाएगा ऐसी कौन सी जी। कंपनियां जो लगातार 3-4 साल से घाटे में जा रही थी, उसके बावजूद चंदा दे दिया। हालांकि अब कोई उस पर कोई रोक नहीं है उस रूप में, क्योंकि उस कंपनी एक्ट में भी बदलाव किया गया था। तो कम से कम ये जानकारी मिल जाएगी। और एक चौथी पॉइंट मुझे जो लगता है कि फेजेस में जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते हैं, एक फेज हुआ फिर वो खत्म हुआ, तो उस फेज की जानकारी हमें मिल जाएगी कि पिछले 15 दिन में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड कितने कंपनियों ने खरीदे और कब खरीदे और कितने के खरीदे। 15 दिन में कैश कराना जरूरी होता है, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि पिछले 15 दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टियों ने कौन सा बॉन्ड कैश कराया। तो थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा होमवर्क करके, मैथमेटिक्स जी, लेकिन विजय निकाल जी जो कर मैं थोड़ा सा जी, अंदाजा तो लग जाएगा। जी, अंदाज़ा देखिए लगना एक बात है और पक्की जानकारी होना दूसरी बात है। जो आप बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिलान करा देगा, ये तभी संभव है जब स्टेट बैंक, आप सबको दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि चुनावी बॉन्ड पर एक सीरियल नंबर होता है जो कि हर बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है। मतलब अगर 1, 2, 3, 4, अगर अभी तक 22,000 एंट्रीज है तो 22,000 की अलग अलग नंबर होंगे, जितने बॉन्ड बिके होंगे उसकी, जैसे नोट पर एक एक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है हर करेंसी नोट पर, वैसे ही बॉन्ड पर भी एक नंबर है। लेकिन विजय जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग 3 दिन में इसको मिला लेगा, ये तभी संभव है। और ये मैं बहुत जोर देकर ये बात कह रहा हूं कि हमें अभी तक पता नहीं है कि स्टेट बैंक किस फॉर्मेट में ये जानकारी देगा। अगर स्टेट बैंक ने ये जानकारी सीरियल नंबर के साथ दी, मतलब किस सीरियल नंबर का बॉन्ड उसने किसको बेचा है, ये अगर एक लाइन में हमारे पास जानकारी हो, और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने भुनाया, यानी किस पार्टी ने किस नंबर का बॉन्ड भुनाया, ये बॉन्ड का नंबर आना दोनों तरफ से विजय जी, एक जो बॉन्ड खरीदने वाले का नंबर और भुनाने वाले का नंबर, तब तो जनता या पत्रकार और जानकार भी उसको मैच कर लेंगे। लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि स्टेट बैंक जो जानकारी देगा कल चुनाव आयोग को, उसमें ये सीरियल नंबर होगा कि नहीं। अगर ये सीरियल नंबर नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आप इन दोनों सूचियों का मिलान कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था, जिसमें चुनाव आयोग के एक दो अधिकारियों को उद्धृत किया गया था, जो वो कह रहे थे कि हमें एसबीआई से जो जानकारी मिलेगी, हम उसको इस रूप में पेश करना चाहेंगे जिससे जनता की समझ में आ जाए। तो मैं वहां से इंफरेंस ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर वो बॉन्ड नंबर मिलता है तो क्या चुनाव आयोग ये जानकारी जनता को समझ में आ जाए उस रूप में करने की स्थिति में होगा, नहीं होगा, अब तो कहना बहुत मुश्किल है चुनाव आयोग का लेकर। लेकिन एक थोड़ी सी गुंजाइश अगर निकलती है तो यहां निकल सकती है। मैं सिर्फ उस तरफ इशारा कर रहा था। जब स्टेट बैंक ने 6 मार्च तक ये सूची उसको जमा कर देनी थी, उसने जो 30 जून तक का समय मांगा था, तो उसकी दलील ये थी कि ये दोनों सूची मिला के कोई 42 या 44 हज़ार एंट्रीज है, मतलब एक तरफ की 22,000, दूसरी तरफ की 22,000, तो इनको मैच करने का। तो जो मेरी समझ है कि स्टेट बैंक तो मैच करके जारी करना चाहता था, इसलिए उसने समय मांगा था। अब आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ऐसा आभास मिलता है कि कोर्ट ने कहा हमने तो आपसे कभी कहा नहीं कि मैच करा के दीजिए, आपको तो कहा कि भाई आप डोनर की सूची दीजिए और आप भुनाने वाले की सूची दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर स्टेट बैंक तो 30 जून तक का समय मांग रहा था कि हमको मैच करने के लिए समय चाहिए, यही तो कारण था ना कि वो समय मांग रहा था। लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरह से बात कही है कि भाई आपको मैच करने की जरूरत नहीं, आप दे दीजिए, तो मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ, अगर वो बॉन्ड का सीरियल नंबर बाहर नहीं आता है तो हमको पता नहीं लग पाएगा कि किसको किसने पैसे दिए। और जो पूरे इस वर्डिक्ट को लेकर जो एक जश्न बन रहा था कि भाई देखो ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वैसा हो नहीं पाएगा विजय जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई एसबीआई की भी नीयत में जो खोट है वो साफ नजर आ रहा था। पहले हरीश साल्वे एसबीआई के वकील ने कहा साहब 30 जून का टाइम चाहिए मिलाने के लिए, जो 22,000 और 22,000 अलग 44,000 हो जाते हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कब कह रहे हैं मिलान कीजिए, तो हरीश साल्वे ने, आपको ध्यान होगा क्या कहा, हरीश साल्वे ने कहा कि जो सूची हमारे पास है अलग अलग, साइलो 1 साइलो 2, वो हम 2-3 हफ्ते में दे देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्यों दे देंगे 2-3 हफ्ते में, वो तो आपके पास है, आप स्वीकार कर रहे हैं। इससे कम से कम ये तो पता लगता है कि एसबीआई की नीयत में खोट था और एसबीआई किसी भी कीमत पर यह जानकारी नहीं देना चाहता था। जी जी, अब इस बहस से इतर जो भी मैं बार बार बता रहा हूं दर्शकों को कि आज के जो सुनवाई के आधार पर, जो फैसले के आधार पर हमको ये जानकारी तो मिल जाएगी कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदा
और किस पार्टी ने कितना भुनाया। तो पार्टियों का जानकारी तो विजय जी वैसे भी हमारे पास है कि किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला, ये कोई बहुत नई जानकारी नहीं होगी। जो नई जानकारी वो यही होगी कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने कितने का चुनावी बॉन्ड खरीदा था। यही जानकारी हमको नई बात मिल सकती है अभी तक की जानकारी। कौन सी हैं? विदेशी कंपनियां अपनी सब्सिडरी कंपनियों के हवाले से पैसा दे रही हैं, शेल कंपनियां हैं या नहीं है, ये भी पता लग जाएगा। आपको दूसरे मुद्दे पर ले चलता हूं, जो पिछले 15 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनावी बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है और इसको रद्द कर दिया था, और उसी के साथ में ये आदेश दिया था कि हमें ये जो डोनर्स की सूची आप जो है सार्वजनिक करें। तो जरा ये चुनावी बॉन्ड को समझाइए कि चुनावी बॉन्ड क्या है और क्यों लाया गया था ये। देखिए, उस समय अरुण जेटली लेके आए थे 2017-18 में इस स्कीम को लेकर, और कहा गया था कि चुनाव में काले धन का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये बॉन्ड जो हम लेकर आएंगे इससे काले धन पर रोक लगेगी और थोड़ा पैसा भी थोड़ा नंबर 1 का पैसा आ पाएगा। कुछ इस तरह की बात कही गई थी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी होंगे, एसबीआई जारी करेगा, देश की 29 ब्रांचेस से जारी होंगे, 15-15 दिन के कोई उसका विंडो होगा, साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार जिस रूप में, और जो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड खरीदेगा या व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा उसका नाम, पहचान सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी या किसी जांच एजेंसी उसकी मांग नहीं करती है तो, और जिस कंपनी को जो पॉलिटिकल पार्टियों को एसबीआई के अंदर ही जो उनकी ब्रांचेस है वहीं एक अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा और उसके अंदर ही वो पैसा जमा कराना पड़ेगा, और 14 दिन के अंदर वो जो पैसा कॉर्पोरेट का जो चंदा देगा उसको इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराना मैंडेटरी होगा। अगर वो 15 दिन 14 दिन में कैश नहीं करा पाता तो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। अकेली सीपीएम एक पार्टी है जिसने इसका विरोध किया था, और सीपीएम अकेली पार्टी है जिसने एसबीआई में कोई अकाउंट भी इस नाते नहीं खोला था। कुल मिलाकर जो अब तक है, कुल कहा जा रहा है कि करीब हाँ डोमिनेट जो वो थे इसके 1 लाख 10,000, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ इसके इसमें आप बॉन्ड खरीद सकते थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते थे। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा इसमें पैसा आया, 6,500 करोड़ बीजेपी के पास गया, बाकी 58-60% के आसपास, और बाकी कांग्रेस के पास 1100, टीएमसी के पास 1000 करोड़, इस रूप में हमारे पास ये सारी जानकारियां हैं। जी, तो विजय जी आखिर में मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो चुनावी फंडिंग देश में एक पुराने बहस का मुद्दा रहा है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कदम उठाए, जो सबसे ताज़ा कदम था वो चुनावी बॉन्ड का था। उसके पहले जो यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने एक चुनावी ट्रस्ट बनाया था, चुनावी ट्रस्ट की एक स्कीम लाई थी, वो भी नाकाम रही थी। तो वो ट्रस्ट की स्कीम ये थी कि भाई आपको इंडिविजुअली मतलब कंपनी अगर सीधे चंदा ना दे, वो किसी ट्रस्ट को चंदा दे दे, और वो चंदा जो है फिर पार्टियों को दी जाए, ताकि किसी एक कंपनी के ऊपर नाम नहीं आएगा या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, उसको कोई टारगेट नहीं कर पाएगा। पर जो मैंने बीच में पढ़ाई की थी कि अब तक 18 ट्रस्ट काम कर रहे हैं, उसमें भी एक जो प्रूडेंट ट्रस्ट है जो भारतीय ग्रुप ने प्रमोट किया था वही सबसे सक्रिय, बाकी जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अब ये चुनावी बॉन्ड की भी स्कीम आ गई विजय जी, इसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगी। तो चुनावी फंडिंग को लेकर अभी भी कोई पारदर्शिता आने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं एक और आंकड़ा दर्शकों को बता देता हूं कि जब ये सुनवाई चल रही थी चुनावी बॉन्ड की, तो सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया था, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे, कि जो हर 100 रुपया जमा होता है पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में, उसमें से 69 रुपीज़ मतलब 69 रुपया जो है वो अननोन या अज्ञात स्रोतों से आता है। और बहुजन समाज पार्टी की केस में तो 100% अननोन सोर्सेज से आता था। अब अननोन सोर्सेज से क्या आता है कि जो आपको बता दूं कि 20,000 रुपये से कम का जो चंदा लेती है पार्टी, वो उसको बताना नहीं पड़ता है कि वो किसने दिया। तो फर्ज कीजिए कि अगर 1 करोड़ रुपया उसने कहीं से कैश ले लिया, ये उदाहरण ही दिया था कोर्ट में, उसी को मैं उदाहरण कर रहा हूँ कि भाई उसको अगर आपने 20 हज़ार से कम का आंकड़ा दिखा के रसीदें काट दी, तो आपको कोई कानूनन बाध्यता नहीं है कि ये पैसा किसने दिया है, ये जानकारी मिलनी नहीं। तो अभी भी जो 100 रुपये में से 70 रुपये आ रहा है, हमको पता ही नहीं होता कि कौन दे रहा है विजय जी। तो अब ये जब चुनावी बॉन्ड भी चला गया, तो अब भी फंडिंग जो है वो क्या ब्लैक में ही होती रहेगी?
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही वाजिब बात कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखिए कॉर्पोरेट फंडिंग की भी बात थी कि कॉर्पोरेट जगत ने एक फंड बना रखा है, जिसमें कंपनियाँ पैसा जमा कर देती हैं और वो पैसा अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चला जाता है। एक कहा गया ₹20,000 से नीचे का, तो इसमें ये एक बात सामने आई थी कि ₹2,000 कर देना चाहिए, कि ₹2,000 आप कैश जमा करा सकते हैं, 2,000 से ऊपर कोई भी जमा कराएगा, तो उसको अपना आधार कार्ड और बाकी चीज़ें, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। एक विदेशों में ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक व्यक्ति पर तो चुनाव खर्चे की सीमा है, लोकसभा चुनाव में 75 लाख से 90 लाख। लेकिन पार्टी फंडिंग, पार्टी कितना भी करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है, उस पर कहीं न कोई सीमा लगनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में कोई पार्टी एक कैंडिडेट पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती पार्टी फंड से। और यूरोप में, जर्मनी में और ब्रिटेन में कुछ जगह व्यवस्था है कि कोई कॉर्पोरेट जगत का कोई आदमी या कंपनी 1 साल में एक निश्चित मात्रा में ही रकम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा करा सकती है, चंदा दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। उससे ज्यादा देगी तो उसको नाम, अपना सारा कुछ डिस्क्लोजर कर सामने रखना पड़ेगा। तो ऐसी 2, 4, 5 चीजें हैं जिसको कहीं भारत में आजमाया जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आरटीआई के दायरे में कंपनियां आज बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आ जाएंगी, तो ये चीजें स्वतः ही खुल जाएंगी, क्योंकि कोई भी मेरा जैसा शख्स, आप जैसा शख्स, कोई भी आरटीआई के तहत इनसे जानकारी मांग लेगा। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में पारदर्शिता है, अब या तो फिर नेशनल इलेक्शन फंड बना लीजिए, नेशनल इलेक्शन फंड बनाए जिसमें अनुपातिक रूप से, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, कितना वोट परसेंटेज था, उस हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाए। ये भी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद किसी चीज के लिए तैयार होती दिख नहीं रही है। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो आखिर में मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये कहा गया कि कल तक वो जो चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं 2019 से अब तक, उसकी लिस्ट खरीदने वालों की जारी करे और किस पार्टी ने कितने के बॉन्ड भुनाए हैं, इस जानकारी को सार्वजनिक करे। ये दोनों जो लिस्ट है ये 15 मार्च यानी शुक्रवार की शाम तक 5 बजे तक चुनाव आयोग को ये सार्वजनिक करनी है, अपनी वेबसाइट पर लगानी है। ये आज का आदेश है। यह आदेश इसलिए देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। मूल आदेश तो ये 15 फरवरी का था, लेकिन स्टेट बैंक ने ये अर्जी लगा दी थी कि भाई हमको इस जानकारी को इकट्ठा करने और लिस्ट को मिलाने के लिए 30 जून तक का समय मिलना चाहिए। तो इसके खिलाफ आज सुनवाई थी। तो इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नहीं, आप कल तक ये 12 मार्च कल तक ये जानकारी हमें चुनाव आयोग को दीजिए, और चुनाव आयोग को 3 दिन का समय दिया है कि ये सारी जो जानकारी है ये 15 मार्च तक सार्वजनिक करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग लिस्ट होगी, और अगर इन लिस्ट में बॉन्ड का नंबर एक जो होता है वो नहीं आता है, तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यानी ये जो पर्दा पड़ा हुआ है चुनावी चंदे पर या चुनावी बॉन्ड पर, वो पर्दा ही रहेगा। सिर्फ इतना भर पता चल पाएगा कि कौन कौन से कॉरपोरेट्स ने, क्या कौन कौन से व्यक्तियों ने चुनावी चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन किसको दिए थे ये हमें पता नहीं चलेगा। नमस्कार।